हेलो दोस्तों, मैं दिव्यांशु शुक्ला स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुफाई इंडिया पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको सारी वीडियोस के अपडेट्स सबसे पहले मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग कर रहे थे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, जिसमें मैंने बहुत सारी संस्थाएं आपको करवा चुका हूं और आज हम लोग करेंगे बिम्स्टेक। ठीक है, बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। ठीक है, जिसमें 7 मेंबर्स हैं। शुरू करते हैं हम लोग आज। तो बिम्स्टेक क्या है, क्यों इसको बनाया गया, क्यों इसका डेवलपमेंट हुआ, देख लेते हैं आज। बिम्स्टेक की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो मैंने पहले ही बताया, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन एक मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया में, साउथर्न इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया में काम कर रही है। ठीक है, जिससे इससे क्लियर है कि ये इसके एडजेसेंट है लिटोरल बे ऑफ बंगाल, जो हमारा है बंगाल की खाड़ी है, उससे जुड़े हुए या उसके आसपास के एरियाज़ का ही संगठन बनाया गया है। ठीक है, बिम्स्टेक सिर्फ साउथ एशिया या साउथ ईस्ट एशिया को कनेक्ट नहीं करता है, लेकिन देखा जाए तो ग्रेट हिमालय से लेके बे ऑफ बंगाल तक कनेक्ट कर रहा है। ग्रेट हिमालय से क्यों हम कह सकते हैं, क्योंकि भूटान और नेपाल भी हमारे उससे जुड़े हुए हैं, तो हम कह सकते हैं ग्रेट हिमालय से लेके हमारे पूरा बे ऑफ बंगाल से जुड़े सारे कंट्रीज़ को ये जोड़ के रखता है। ठीक है, मेन अगर फोकस देखा जाए तो इसका मेन फोकस क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है। जितने मेंबर नेशंस में उसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल प्रोग्रेस हो सके, कोलैबोरेशन अच्छा रहे, आपसी सहभागिता अच्छी रहे, फिर कॉमन इंटरेस्ट जो इन रीजन्स के हैं उस पर अच्छे से काम किया जा सके। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसका गठन किया गया था। ठीक है, चलिए, तो बे ऑफ बंगाल की अगर इस्टेब्लिशमेंट की बात करें हम, तो ये हुआ था 6 जून 1997। ठीक है, 1997 में 6 जून को इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था और अभी देखा जाए तो लगभग 23 साल हो चुके थे। इसमें अगर देखा जाए तो इनिशियली जो मेंबर्स थे वो आपके थे बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड और भूटान। नेपाल जो है सबसे लास्ट में 2004 में आके इससे ज्वाइन हुआ है। ठीक है, फरवरी 2004 में नेपाल ने बिम्स्टेक को ज्वाइन किया। ठीक है, अगर टोटल पॉपुलेशन बिम्स्टेक कंट्रीज़ की हम बात करें तो 1.5 बिलियन पॉपुलेशन सिर्फ बिम्स्टेक कंट्रीज़ की हैं। ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट अगर हम ग्लोबल प्रीमाइसिस में देखें तो 22%, मतलब पूरी दुनिया की 22% पॉपुलेशन इन कंट्रीज़ में रहती है। और जीडीपी की बात करें तो इन सारी कंट्रीज़ की जीडीपी अगर हम इवेल्युएट करें वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में तो 2.7 ट्रिलियन, मतलब जो कि काफ़ी ज़्यादा है। 2.7 ट्रिलियन इनकी इकोनॉमी है। ठीक है, चलिए अब मेंबर स्टेट्स की बात कर ले। तो मेंबर स्टेट्स मैंने पहले बताया 7 मेंबर स्टेट्स हैं, जिसमें से 6 इनिशियली थी और बांग्लादेश आपका नेपाल आके बाद में ज्वाइन हुआ। तो सबसे पहले हम बात करें बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। ठीक है, ये आपके मेंबर नेशंस हैं। अब फिर आप इमेज में देख लीजिए, आपका इंडिया तो सब पहचानते हैं, इंडिया के नीचे आपकी श्रीलंका, ये ऊपर नेपाल, उसके बगल में भूटान, बांग्लादेश, इधर म्यांमार और फिर थाईलैंड। ठीक है, तो ये देखिए बे ऑफ बंगाल आपका ये है, ये आपका बे ऑफ बंगाल और इससे रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे हैं। और ये 2 कंट्रीज़ को हम कह सकते हैं ये ग्रेटर हिमालय से जुड़े हुए कंट्रीज़ हैं। ठीक है, ये आपका पोर्शन है ग्रेटर हिमालयाज़ का, ये इससे जुड़ी हुई कंट्रीज़ हैं। ठीक है, तो ग्रेटर हिमालयाज़ और बे ऑफ बंगाल की कंट्रीज़ को कनेक्ट ये करता है। ठीक है, चलिए अब जेनेसिस की समझ लेते हैं कि क्या कैसे हुआ इसमें। तो सबसे पहले जो था सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की तरह से ये इफेक्ट में आया था 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन में ये इफेक्ट में आया 1997 में। तो इनिशियली जो इसके मेंबर्स थे उनको एक्रोनिम के हिसाब से इनका नाम रखा गया था बिस्टेक, क्योंकि पहले 4 ही मेंबर्स थे। ठीक है, जब फॉर्मेशन इसका हुआ 1997 में तो सिर्फ 4 मेंबर्स थे। ठीक है, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड, तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, बिस्टेक इकोनॉमिक कॉपरेशन। बाद में फिर 1997 में ही म्यांमार भी जुड़ गया तो बिम्स्टेक हो गया। ठीक है, बिम्स्टेक इकोनॉमिक कॉपरेशन हो गया। लेकिन जब 2004 में आके जब नेपाल जुड़ा तो इसका नाम चेंज करके बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर
मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन रखा गया, ठीक है, क्योंकि इसने अपनी फील्ड्स एक्सपेंड कर ली 2004 में। 2004 से पहले इसकी फील्ड्स लिमिटेड थी, सिर्फ इकोनॉमिक फील्ड्स पे ध्यान देता था, इकोनॉमिक कोऑपरेशन पे ही ये काम कर रहा था। लेकिन जब नेपाल जुड़ा तो, और नेपाल और भूटान इसमें 2004 में जुड़े, तो फिर इसे चेंज करके इसके फील्ड्स को बढ़ा दिया गया, ठीक है। चलिए, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, किन किन रीजन्स पे, किन किन बातों पे ये ध्यान रखता है और किस पे ये काम करेगा। तो सबसे पहली बात है कि एक ऐसा इन्वायरमेंट डेवलप करना कि रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, जो इसके सब रीजन्स या मेंबर कंट्रीज़ हैं उसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छे से हो सके और सब एक दूसरे की हेल्प करते रहें, ठीक है। इसके अलावा इक्वालिटी और पार्टनरशिप की स्पिरिट डेवलप करना कि इन कंट्रीज़ के बीच में आपस में इक्वालिटी और पार्टनरशिप की स्पिरिट रहे, ठीक है। फिर ग्लोबल कोलैबोरेशन को, म्यूचुअल असिस्टेंस को बढ़ावा देना, और जो कॉमन इंटरेस्ट है, कॉमन इंटरेस्ट एरियाज़ हैं किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में, उस पर सब मिल के काम करें ताकि जल्दी से जल्दी डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। इसके अलावा एजुकेशन का फील्ड है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इस फील्ड में भी एक दूसरे की हेल्प करना है। जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है हम उसके, वो जो अदर कंट्री के पास नहीं है उनको दें ताकि उनका भी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों पे ये काम करती है, इनके ये मेन ऑब्जेक्टिव्स यही हैं, ठीक है। अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो किन प्रिंसिपल्स पे ये काम करता है, क्या इसके प्रिंसिपल, क्योंकि हर एक कोई भी संस्था होगी उसके कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं कि जिस पे वो काम करता है। तो एक है सोवरेन इक्वालिटी, संप्रभु और समानता। संप्रभु समानता का मतलब हम ये कह सकते हैं कि कोई भी इंसान हो, कोई भी हो, सब समान है हमारे लिए, सबको इक्वल ग्रोथ और डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, तो इस पे ये काम करता है। फिर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे काम करता है कि किसी भी देश की जो टेरिटरी है उसमें कोई आक्षेप या कोई भी उस पर अटैक ना करे, सब अपने टेरिटरी पे अपने हिसाब से काम करें, ठीक है। पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस अलाउ करती है कि पॉलिटिकली कोई भी कंट्री अपने हिसाब से अपना काम कर सकती है, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगी। इंटरनल अफेयर में किसी भी कंट्री की इंटरनल अफेयर, आंतरिक मामलों में कोई इंटरफेरेंस नहीं किया जाएगा। फिर जितने भी मेंबर नेशंस हैं सब देखा जाए तो एक दूसरे का पड़ोसी ही हैं, तो उनके बीच में जो है वो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस रहे, सब शांति से और सहभागिता के साथ रहें। इसका अलावा म्यूचुअल बेनिफिट हो, क्योंकि किसी भी देश के पास कोई टेक्नोलॉजी दूसरे के पास नहीं है या कोई भी ऐसी चीज़ है तो उनमें सबकी मदद हो सके और सब आगे बढ़ सकें, ठीक है। चलिए, पोटेंशियल मतलब क्या, इसकी ताकतें क्या, पोटेंशियल क्या क्या है। तो ये साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया को के रिलेशंस को डेवलप करने में, उसको बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल होता है। एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखने में, ठीक है। इसके अलावा सार्क और एशियन के बीच में इंट्रा रीजनल कॉपरेशन, मतलब सार्क का जो रीजन है और एशियन का रीजन, मैंने दोनों आपको सार्क और एशियन आपको पहले से बताया हुआ है, तो देखा जाए तो इसके अंदर ही ये पड़ता है, क्योंकि जो मेंबर्स हैं वो लगभग सार्क और एशियन में ये सारे मेंबर्स हैं, ठीक है। तो इनके बीच में एक इंट्रा रीजनल कॉपरेशन की तरह काम करता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम पॉपुलेशन के वाइज बात करें, मैंने पहले बताया लगभग 1.5 बिलियन लोग, यानी कि वर्ल्ड की 22% पॉपुलेशन इन सातों कंट्रीज़ में है। ट्रेड की बात करें तो वर्ल्ड ट्रेड का 1/4, ठीक है, जो 4th पोर्शन होगा वर्ल्ड ट्रेड का वो इसी एरिया में हो रहा है, ठीक है। ग्लोबली अगर हम देखें तो इसमें हर साल ऑलमोस्ट वर्ल्ड का 1/4 ट्रेड यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा जीडीपी मैंने बताया लगभग 2.7 ट्रिलियन, जो कि काफ़ी है। मेंबर स्टेट्स में लगभग 6.5% इकोनॉमिक ट्रेजेक्ट्री भी ये कहा जा रहा है कि अगले 5 साल में और ये बढ़ेगी, ठीक है। फिर कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट हो रहा है जो कि इंडिया और म्यांमार को लिंक करेगा। इससे इंडिया का क्या फ़ायदा है, इसमें क्या होगा कि अगर कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट जो हो रहा है तो इसमें क्या होगा, जो हमारा कोलकाता पोर्ट है वहाँ से कलादान तक का हमारा शिप से होगा, उसके बाद फिर एक रिवर, कलादान रिवर को हम क्रॉस करेंगे और फिर वहाँ से हम त्रिपुरा तक अपनी कनेक्टिविटी बना सकते हैं, जिससे क्या होगा कि जो हमारा गोल्डन नेक है अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो हम अपने साउथ ईस्ट, जो हमारा साउथ ईस्ट स्टेट्स हैं हमारे कंट्री के, उसके साथ हम कनेक्टिविटी रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एशियन ट्राइलेटरल हाईवे बनाया जा रहा है जो इंडिया, थाईलैंड और म्यांमार को कनेक्ट करेगा, तो इससे क्या होगा, ग्रोथ और इकोनॉमिक ट्रेड का बढ़ावा मिलेगा। फिर है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल BBIN मोटर व्हीकल एग्रीमेंट किया गया है, जिससे कि जो कार्गो ट्रैफिक है उसको इन कंट्रीज़ में
कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ये आसानी से कार्गो का अपना ट्रांसपोर्ट कर सकें और सामान को आदान प्रदान हो सके इन चारों कंट्रीज़ में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ये बिम्स्टेक के अंदर ही काम कर रही हैं। ठीक है, हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है। अगर ये बनता है तो हमारे देश को बहुत सारा प्रॉफिट होगा, क्योंकि देखा जाए तो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट कंट्री स्टेट्स हैं, जब जिसमें आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, त्रिपुरा हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, तो देखा जाए इनसे हमारी कनेक्टिविटी की सिर्फ बहुत छोटा सा एक 22 किलोमीटर का गलियारा ही है, उसी से हमारी कनेक्टिविटी हो रही है। अगर उस पर किसी भी कंट्री ने अटैक कर दिया तो हम उससे पूरी तरीके से अलग हो जाएंगे। तो अगर ये जुड़ जाता है तो हम इससे हमारी कनेक्टिविटी वहाँ पे बन जाएगी। ठीक है, चलिए समिट्स देख लेते हैं कि बिम्स्टेक की समिट्स कब कब हुई, कौन कौन सी। तो जो सबसे पहली समिट हुई थी वो 2004 में, सोचिए 1997 की बना और पहली समिट होने में इसे 7 साल लग गए। 31 जुलाई 2004 में पहली समिट हुई थी, थाईलैंड में होस्ट किया था बैंकॉक ने। ठीक है, जो दूसरी समिट हुई थी वो 2008 में हुई थी इंडिया में, और वो सिटी कौन सी थी, न्यू दिल्ली। फिर तीसरी जो समिट थी वो 2014 में हुई, म्यांमार जिसकी कैपिटल है नेपिदो, उसी सिटी में हुई थी। ठीक है, फिर जो चौथी थी आपकी वो 30 से 31 अगस्त 2018 नेपाल काठमांडू में। ठीक है, और अगली जो 2022 में प्रपोज्ड है श्रीलंका में। ठीक है, कोलंबो, श्रीलंका के कोलंबो में प्रपोज्ड है, देखते हैं क्या होता है। चलिए, अब सिग्निफिकेंस इंडिया के लिए क्या है कि इससे इंडिया को क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले है कि इंडिया 3 कोर पॉलिसीज़ पे इसके हेल्प से काम कर रहा है। पहला है नेबरहुड फर्स्ट, कि जितने प्राइमरी देखा जाए कि जो हमारे हेल्पिंग नेशंस हैं, जिनके साथ हमारे रिलेशनशिप अच्छे हैं, वो सारे नेशंस हमारे पड़ोसी भी हैं और इसमें मेंबर्स भी हैं। ठीक है, इसके अलावा हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी, क्योंकि मैंने पहले बताया कि ईस्टर्न रीजन में, हमारा जो ईस्टर्न रीजन है इंडिया का, वहाँ से प्रॉब्लम्स हैं, तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के जरिए हम वहाँ से कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग दो चीज़ों पर काम कर रहे हैं। एक मैंने बताया कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, और दूसरा एक हम बंगाल से एक रोड निकाल रहे हैं, बांग्लादेश से, जो सीधा जाके कनेक्ट करेगा हमारे त्रिपुरा में। ठीक है, अगर ये दोनों प्रोजेक्ट हमारे यूज़फुल काम के हो गए और चालू हो गए तो हमारी जो कनेक्टिविटी है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी हमारे ईस्टर्न रीजन में। ठीक है, इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो इन बे ऑफ बंगाल से रिलेटेड कंट्रीज से। ठीक है, जैसे बांग्लादेश और म्यांमार से कनेक्ट हो सके। इसके अलावा हमारा क्या हो सकता है कि हम बेल्ट और रोड इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं कि चाइना का काउंटर करने के लिए हमने बे ऑफ बंगाल में जितनी कंट्रीज हैं उनके साथ हम रोड कनेक्टिविटी बना रहे हैं और एक बेल्ट ऐसा बना रहे हैं जिससे हम एक दूसरे से अच्छे से कनेक्टेड रह सकें। ठीक है, एक नया प्लेटफॉर्म है इंडिया को इसके नेबर्स को इंक्रीज करने का, सार्क, जो कि डिसफंक्शनल धीरे धीरे होता जा रहा है क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है। तो आपने पहले भी देखा कि जो पिछली मीटिंग पाकिस्तान में होनी थी सार्क की, वो भी इंडिया ने कैंसिल कर दी थी। तो धीरे धीरे सार्क डिसफंक्शनल हो रहा है, तो वहाँ पे ये बाकी कंट्री से अपना वो बनाने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है इंडिया के लिए। ठीक है, अब एरियाज ऑफ कॉपरेशन की बात करें, किन किन एरियाज में ये काम करेगी बिम्स्टेक। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में कर रही है, टेक्नोलॉजी पे कर रही है, एनर्जी है, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, क्योंकि मैंने पहले बताया बहुत सारे रोड्स और मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट्स पे काम किया जा रहा है, टूरिज्म को बढ़ा दिया जाएगा, फिशरीज़ पे काम किया जाएगा, एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत हेल्प होगी, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन में, इन्वायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट में, किसी भी कंट्री में कोई भी डिजास्टर हो रहा है तो वहाँ सारे हेल्प करेंगे, पब्लिक हेल्थ पे, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ाने में, पोवर्टी को कराने में और लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने में, टेररिज्म को काउंटर करने के लिए, ठीक है, और क्लाइमेट चेंज पे, इन सारी एरियाज़ पे ये काम करने वाले हैं। ठीक है, अब इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म देखें तो इंस्टीट्यूशन कैसा है, क्या इसके मैकेनिज्म है, किस तरीके से काम कर रहा है। तो जो बिम्स्टेक समिट की बात करें तो बिम्स्टेक की जो समिट्स होती हैं वो सारे हेड स्टेट्स के, मतलब स्टेट्स का मतलब यही होता है, किसी भी जब हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं तो स्टेट्स का मतलब मेंबर नेशंस की हम बात करते हैं। ठीक है, तो जितने भी स्टेट्स हैं उनके हेड्स मिल के ही कोई भी पॉलिसी का बनाते हैं। ठीक है, फिर जो मीटिंग होती है वो फॉरेन मिनिस्टर्स, चाहे किसी भी देश के जो भी वो फॉरेन मिनिस्टर्स आए या जो भी एक्सटर्नल मिनिस्टर्स आए, उनके साथ मिल के पॉलिसी बनाई जा रही है। फिर सीनियर ऑफिशियल्स की मीटिंग होती है, टाइम पे सीनियर ऑफिशियल्स की मीटिंग होनी थी। जो बिम्स्टेक वर्किंग ग्रुप है,
ठीक है। तो वो उनके जो बिम्स्टेक के मेंबर स्टेट्स हैं उनके एम्बेसडर्स इसे मंथली अटेंड करेंगे। मतलब हम सबको पता है कि हमारे एम्बेसडर्स हर कंट्री में होते हैं, ठीक है। तो जहाँ भी ये मीटिंग, बांग्लादेश में मीटिंग होनी होती है तो बांग्लादेश में इन सबके मेंबर्स एम्बेसडर्स हैं, तो वो हर मंथ में जाके मीटिंग अटेंड करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो बिजनेस और इकोनॉमिक फोरम को भी डेवलप कर रहे हैं। बिजनेस और इकोनॉमिक फोरम डेवलप करने का मेन रीज़न ये है कि हम प्राइवेट सेक्टर को भी अपने साथ ला सकें पब्लिक सेक्टर के साथ, ठीक है। चलिए, चैलेंजेस क्या हैं, किन किन चैलेंजेस को इन्हें पार करना पड़ेगा बिम्स्टेक को। सबसे बड़ी बात ये है कि बिम्स्टेक जो है वो सार्क के अगेंस्ट, मतलब सार्क को इसे पछाड़ना है, क्योंकि सार्क एक ऐसा है जो पूरे साउथ एशिया को कवर कर रहा है, ठीक है। तो उससे आगे जाना है, उससे बेटर काम इसे करके दिखाना है। तो एक प्रॉब्लम इसके लिए ये भी है कि वो बिम्स्टेक जो है सार्क के जितना भी इफेक्टिव नहीं हो पाया है, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, मीटिंग में इनकन्सिस्टेंसी। देखा जाए तो हम अभी बिम्स्टेक को बने 23 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी मीटिंग सिर्फ 4 हुई हैं, जबकि प्रपोजल जो था वो ये था कि हर 2 साल में मीटिंग होनी है। लेकिन पहली मीटिंग जो हुई वो 7 साल बाद हुई, उसके बाद से भी 4-4 साल का गैप आ रहा है मीटिंग में। तो ये प्रॉब्लम्स है, ठीक है। इसके अलावा जो मेंबर स्टेट्स हैं इसको थोड़ा नेगलेक्ट कर रहे हैं। जैसे इंडिया है वो सार्क पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है कंपेयर टू बिम्स्टेक। सिमिलरली जो आपके थाईलैंड हैं, म्यांमार हैं, ये एशियन और बिम्स्टेक, एशियन पे ज़्यादा फोकस करते हैं बिम्स्टेक की जगह पे। तो ये प्रॉब्लम है। इसके अलावा कोई भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, नो FTA। बिम्स्टेक में 2004 में नेगोशिएशन हुई थी कि ये FTA लाया जाएगा, लेकिन अभी तक उस पर कोई काम हो नहीं पाया है, ठीक है। इसके अलावा जो इसकी प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने बहुत सारी एरियाज़ को चुन लिया है, इतनी ज़्यादा एरियाज़ को सेलेक्ट कर लिया है, तो उस पर काम करना बहुत मुश्किल है। अगर इन्होंने कम एरिया सेलेक्ट किए, तो अभी देखा जाए तो इनके पास 14 एरियाज़ हैं। अगर हम सारे एरियाज़ को काउंट करें तो 14 एरियाज़ पे काम कर रही है। तो ज़्यादा एरियाज़ होंगे तो काम ज़्यादा होगा, तो न्यू एजेंसी के लिए इतना सारा काम करना मुश्किल है। तो पहले इन्हें छोटे एरियाज़ पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कुछ बायलैटरल इश्यूज चल रहे हैं मेंबर नेशंस में, जैसे बांग्लादेश और इंडिया के बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। रोहिंग्या की प्रॉब्लम है ही बांग्लादेश और इंडिया में, क्योंकि रोहिंग्या शरणार्थी जो आए हैं इंडिया में वो एक प्रॉब्लम है। उसके अलावा म्यांमार के साथ हम लोग प्रॉब्लम ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि वो जो आपका गोल्डन ट्रायंगल वाला रीजन बन रहा है वहाँ से आर्म्स का एक्सपोर्ट और होता है, तो उसके लिए भी हमारे साथ कुछ बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट चल रही है म्यांमार और थाईलैंड के बीच में इंडिया से, ठीक है। इसके अलावा BCIM एक स्ट्रक्चर बना है, सब रीजनल इनिशिएटिव है, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार का। ये भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है कंपेयर टू बिम्स्टेक। तो ये भी बिम्स्टेक के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही, और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन आपके लिए है कि 4th बिम्स्टेक समिट कहाँ पे हुई थी। 4th बिम्स्टेक समिट वॉज हेल्ड इन म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल और इंडिया। चारों में से किस कंट्री में 4th समिट हुई थी, ठीक है। आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको दिए जाएंगे फ्री PDFs, नोट्स, वीडियोस, डाउट सेशंस और क्विजेस। तो हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फेसबुक से हमसे ज़रूर जुड़िए और हमारे साथ हमारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेते रहिए, ठीक है।